हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंस्पायर आईएएस डीसीएस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेंस 365 मैगजीन का साइंस एंड टेक्नोलॉजी मैगजीन। और इसके अंडर आज हम लोग कवर करेंगे लेक्चर नंबर 1 में, जिसमें पहला है हमारा कि फोर्थ जो रिवॉल्यूशन हुआ था उससे रिलेटेड, कि जो कि अपने टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, इसको डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि डे बाई डे हम आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है और ये टेक्नोलॉजी वाइज डे बाई डे बढ़ता जा रहा है, तो इसको हम कैसे पॉजिटिव वे में अपने जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर है, डिफेंस सेक्टर है, इसको हम कैसे प्रॉपरली यूज कर सकते हैं। और इसको यूज करके आप देखेंगे रिसेंटली क्या हो रहा है कि बहुत सारे डीप फेक्स बनाए जा रहे हैं। जैसे अभी रिसेंटली अपने प्राइम मिनिस्टर और राहुल गांधी का वहाँ पे एक डीप फेक वीडियो या फिर सिंगिंग एक वीडियो बना के वायरल किया गया था। तो इससे क्या क्या चैलेंजेस है डीप फेक से रिलेटेड, तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं इसको हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। और हम ट्राई करेंगे जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला मेंस 365 है इसको जल्द से जल्द कंप्लीट करें, क्योंकि बहुत सारे जो एस्पायरेंट्स हैं उनका डिमांड ये है कि उन लोगों का मेंस एग्जाम है, तो जल्द से जल्द इसको कंप्लीट कराने के लिए, तो इसको हम केयर करते हुए जल्द से जल्द कंप्लीट कराएंगे। तो इनकेस आप हमसे फर्स्ट टाइम जुड़े हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड हमने ऑलरेडी पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, सोशल इश्यूज एंड इंटरनेशनल जो मेंस 365 मैगजीन है इसको कवर किया हुआ है। तो बाकी हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी है लास्ट हमारा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। और इनकेस हमारे पढ़ाने से रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट्स हैं तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको क्या डाउट्स हैं, जिसको हम रिजॉल्व करने का ट्राई करेंगे। और इनकेस आप चाह रहे हैं कि आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे इशू आ रहा है तो वो कमेंट करके बताइए, जिससे कि हम अपना अपडेटेड वीडियो उस टॉपिक पर लेकर आए और आपका जो भी इश्यूज है उसको रिजॉल्व किया जा सके। कहते हैं कि जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है एग्जैक्टली ये क्या है। तो आप जानते होंगे कि अभी करंटली हमारा जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ये चौथा बोला जाता है, फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, जिसमें पहला इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जब आया था तो ये स्टार्ट हुआ था यूके और जो यूरोपियन कंट्री है यहाँ से स्टार्ट हुआ था नियरली 1780s के आसपास, 1770 के आसपास, जहाँ पे जो हाथ से काम करने वाली काम से या वर्कफोर्स से उसको मशीन से रिप्लेस किया गया। कुछ हमें केमिकल का हमने खोज किया था, इसके साथ साथ स्टीम पावर का हमने यूजेस करना स्टार्ट कर दिया था। और जो टेक्सटाइल हुआ, रेलवे, तो यहाँ पे हमने फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में ये सारे टेक्नोलॉजी को यूज करना स्टार्ट किया था। और जब सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन नियरली 1870 के आसपास आया और ये यूएस हुआ, जापान हुआ, यूरोपियन जो कंट्रीज है ये हो गए जो टेक्नोलॉजिकली काफ़ी अच्छे थे, उन लोगों ने लेकर आया, जिसमें हम लोगों ने इस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के थ्रू स्टील का प्रोडक्शन करने लगे, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करने लगे, टेलीफोन का यूजेस करने लगे, फिर एडवांस केमिकल्स हो गए, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गए, इसके यूजेस करने लगे। सेम जब तीसरा थर्ड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन नियरली 1970s में आया था, जिसमें कंप्यूटर का खोज किया गया और कंप्यूटर के यूजेस स्टार्ट हो गए। इसके साथ इंटरनेट आया और इंटरनेट को हमने यूज करना स्टार्ट कर दिया। और कंप्यूटर आया था तो सेम बोला जाता था कि ये जो जॉब्स हैं ये इसको रिप्लेस कर देगा कंप्यूटर। सेम इस हम थर्ड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में एनालॉग से डिजिटल पे हम ट्रांसफॉर्म किए, और इसके साथ साथ हम एनर्जी को कैसे एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं इस पे फोकस करना स्टार्ट कर दिए। और जो ऑटोमेशन है जिसको हम ह्यूमंस के द्वारा करने वाले काम को जब मशीन्स से हम करने लगे, मीन्स इसी को हम ऑटोमेशन बोलते हैं, तो इसको हम करने लगे। और इसके साथ साथ जेनेटिक जो इंजीनियरिंग होती है, जो हमारे जीन्स में मॉडिफाई करके जब प्रोडक्ट कुछ नया बनाया जाता है उसी को जेनेटिकली मॉडिफाइड बोलते हैं, इस पर हमने फोकस किया। तो अभी करंटली जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है इसमें हम नए नए टेक्नोलॉजी, डेटा हो गया, एनालिटिक्स हो गया, इस पर फोकस करते हैं, जैसे बिग डेटा हो गया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया। इसके साथ साथ आप देखेंगे बहुत सारी जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं यहाँ पे आप देखेंगे कि स्मार्ट फैक्ट्रीज है। और स्मार्ट फैक्ट्रीज में बेसिकली क्या होता है कि वहाँ पे जो प्रोडक्शन होता है वो सारा कुछ रोबोटिक प्रोसेस के थ्रू होता है। रोबोटिक्स बेसिकली क्या होता है, एक ह्यूमंस के जैसा मशीन होता है जिसमें इंटेलिजेंस जो होता है एक डेटाबेस के थ्रू तैयार किया जाता है कि उनको ट्रेन किया जाता है कि कौन सा काम उनको करना है। तो ये ह्यूमंस को इन लोगों ने जो फैक्ट्री में रिप्लेस किया, इसी को हम स्मार्ट फैक्ट्रीज बोलने लगे। तो आप जानते होंगे कि जैसे वर्चुअल रियलिटी हो गया,
इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया, जिसको आप जानते होंगे, जो मेटा अपना फेसबुक वाली कंपनी है इसको प्रमोट करती है। तो ये सारे हमारे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन फोर्थ के पार्ट हैं। और इसके साथ साथ जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है, इसको जो टर्म दिया था, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जो फाउंडर थे क्लॉस श्वाब ने दिया था। और इन्होंने जो स्मार्ट फैक्ट्रीज, जिसका हमने बताया कि जब जो ह्यूमंस के द्वारा काम करने वाली जो चीज़ें होती हैं उसको जब हम रोबोट से रिप्लेस करते हैं, इसी को फैक्ट्रीज में के टर्म्स में स्मार्ट फैक्ट्रीज बोला जाता है। तो ये सब लाया गया। तो आप जानते होंगे कि ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, इसको देख लेते हैं कि जब हम फोर्थ रिवॉल्यूशन आएगा तो इससे क्या होगा कि हमारा जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर होगा ये बूस्ट होगा। क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि इंटरकनेक्टेड होते हैं थ्रू इंटरनेट या फिर कोई एक केबल से कनेक्टेड होते हैं, जिससे हम कोई भी कमांड देते हैं तो वो ह्यूमंस के द्वारा ना करके कोई रोबोट या फिर ऑटोमेशन के मशीन्स के द्वारा किया जाता है। तो इससे क्या होगा कि डिजिटल कम्युनिकेशन में बूस्ट आएगा। फिर जो स्मार्ट पावर ग्रिड्स हैं इसमें बूस्ट आएगा हमारा। इसके साथ साथ आप जानते होंगे कि हमारा जो डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है इसमें बूस्ट आएगा। तो ये सारे कुछ सिग्निफिकेंस है। और इसके साथ साथ जानते होंगे कि जब भी हम फोर्थ जो नए नए टेक्नोलॉजी को अपने हेल्थ सेक्टर में यूज करेंगे तो उससे क्या होगा कि मॉनिटरिंग हुए, हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड जो भी स्कीम्स हुए, डेटा हुए और सर्विलांस हो गया, उसका मॉनिटरिंग, रिकॉर्डिंग। और इसके साथ साथ आप बहुत सारे जो वियरेबल डिवाइसेस आते हैं, जैसे आप जानते होंगे जो स्मार्ट वॉच आता है वहाँ पे देखेंगे कि वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल दिखाता रहता है, आपने कितने स्टेप्स रन किया, ये सारा दिखाता रहता है। तो हम कैसे ये नया टेक्नोलॉजी के हेल्थ सेक्टर में जब भी हम लाएंगे तो इससे क्या होगा, कोई भी डिजीज या कोई भी इशू रहेगा तो अर्ली फेज में डिटेक्ट होगा, जिससे कि वो उस चीज़ को हम जल्दी से समय रहते हुए हम सही कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जब भी हम इसमें ये बूस्ट आएगा तो इसके साथ साथ हम जो सप्लाई चेन है, सप्लाई चेन मीन्स कोई भी कंपनी यहाँ से प्रोडक्शन करती है तो एंड जो यूजर होता है इसके थ्रू पहुंचने के लिए बहुत सारे प्रोसेस से उनको गुजरना पड़ता है। तो इन सारी चीज़ों को डिलीवर प्रोडक्शन से लगाए डिलीवरी कस्टमर तक पहुंचने की प्रोसेस को सप्लाई चेन हम लोग बोलते हैं। तो इसको हम एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं। और इसमें क्या रहेगा कि जो फैक्ट्री होता है तो उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे निकलते हैं जो वेस्ट निकलते हैं, जिसको हम बाई प्रोडक्ट बोलते हैं फैक्ट्री से, उसमें रिडक्शंस आएगा। तो जब भी जो वेस्ट होता है उसमें रिडक्शन आएगा तो किसी भी फैक्ट्री का एफिशिएंसी हो वो बूस्ट होगा। और इसके साथ साथ जब एफिशिएंसी बूस्ट होगा तो उसका प्रोडक्टिविटी इनहेंस होगा। तो इससे क्या होगा कि इंडिया जो है, इंडिया के पास एक इतना स्टेबिलिटी है कि वो जो इंडिया है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है इन सारे टेक्नोलॉजी और जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है इसके हेल्प से। तो इसको सपोर्ट करने के लिए अभी देख लेते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं। तो आप जानते होंगे एक हमारा इनिशिएटिव है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, सेंटर फॉर द फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। ये एक कोलैबोरेशन है। कोलैबोरेशन क्या होता है कि जब भी दो इन जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं या दो डिपार्टमेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं एक साथ आते हैं और एक साथ मिलकर किसी स्कीम्स को लॉन्च करते हैं तो उनको बोलता है कि उन कोलैबोरेशन के थ्रू लाया गया। तो ये जो स्कीम्स है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र हो गया, इसके थ्रू लाया गया था, जिसको कोऑर्डिनेट कर रही थी अपना नीति आयोग। तो आप नीति आयोग का फुल फॉर्म कमेंट करके बताइए, तो जिसका भी आंसर राइट रहेगा उसको हम रिप्लाई कर देंगे। इसके साथ साथ देखेंगे कि इससे क्या होगा कि अर्बन का जो शहरी क्षेत्र होता है वहाँ पे भी बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे जब भी हम इसका जो नए नए टेक्नोलॉजी है इसको प्रॉपरली यूज करेंगे। जैसे स्मार्ट सिटी मिशन जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, इसमें जब हम टेक्नोलॉजी का प्रॉपरली यूज करेंगे तो जो अर्बन एरिया है इसमें बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेंगे। हम अपने एजुकेशन सेक्टर में इसको कैसे प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जिससे कि हमारा जो फ्यूचर जनरेशन्स हैं वो लोग जब भी अपने टाइम पे आए, जब भी अपने टीन वाले फेज में आए, तो उनको एक ऐसा स्किल्स उनके पास रहे जिससे कि वो मार्केट में इजीली जॉब मिले और उनके पास स्किल्ड और अच्छा हाई पेइंग जॉब मिले। तो इसको प्रमोट करने के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और यूनिसेफ जो है ये दोनों एक साथ लाए। और एक साथ आने के बाद ये जो एजुकेशन में है क्या क्या ये लोग इम्प्रूवमेंट लेकर आ सकते हैं और क्या क्या स्किल का ट्रेनिंग देख सकते हैं, इस पे फोकस किया। और इसके साथ साथ आप जानते होंगे कि मेघालय में फर्स्ट कैंसर केयर सर्विस लेकर आया गया था। और इसी टेक्नोलॉजी और नए नए जो हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड ट्रांसफॉर्मेशन है इसके थ्रू। तो अभी जानते होंगे कि इसके अलावा एक गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है जिसको समर्थ बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म है स्मार्ट एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग एंड रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन हब।
और ये उद्योग भारत 4.0 इनिशिएटिव के थ्रू लाया गया था, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज होता है, इसके थ्रू लाया गया था। तो अभी जो अपना फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है, उससे रिलेटेड क्या क्या चैलेंजेस हैं, इश्यूज हैं, वो देख लेते हैं। तो पहला तो है हमारा इन्वायरमेंटल जो इम्पैक्ट है, वो बहुत ज़्यादा इशू है, क्योंकि आप जानते हो जो नए नए टेक्नोलॉजी आ रहे हैं जो स्पेशली बहुत सारे डेटा का एनालिसिस करते हैं, तो आप जानते होंगे उसके लिए बहुत हाई जो प्रोसेसिंग का, बहुत फास्ट प्रोसेसिंग का कंप्यूटर्स, इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स हमेशा रन करते रहते हैं। तो वो क्या होता है, जब भी कोई भी कंप्यूटर रन करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा लेगा, तो उसको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत लगेगी। तो इलेक्ट्रिसिटी की भरपाई करने के लिए हम कोल से या फिर किसी अदर सोर्सेज से एनर्जी जनरेट करेंगे, तो जिससे हमारे इन्वायरमेंट पे भी उसका असर जाएगा। और कोई भी जब डिवाइस रन होता है तो वो कुछ ना कुछ हीट भी निकालता है, जब हीट वो निकालेगा तो हमारे इन्वायरमेंट पे बहुत सारी, जब हीट निकलने लगेंगे तो हमारे इन्वायरमेंट पे वो नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा। दूसरा हमारा चैलेंज है कि इससे जो साइबर सिक्योरिटी है, ये भी हमारा चैलेंज इसलिए हो जाएगा क्योंकि सारा कुछ हमारा टेक्नोलॉजी की हेल्प से होगा, सारा कुछ ऑनलाइन रहेगा। तो एक तो पहला है कि कोई वहाँ पर साइबर बुलिंग कर सकता है, इसके साथ साथ प्राइवेसी का भी इश्यूज आ सकते हैं। तो ये दूसरा चैलेंज है। और इसके साथ साथ जानते होंगे कि इसमें कारपोरेट टेक ओवर का भी चैलेंजेस है। मीन्स क्या होता है कि सपोज कोई छोटी कंपनी है, यहाँ पे इन्होंने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया और ये अच्छे ट्रैक पे हैं। अच्छे ट्रैक पे होने के साथ साथ इनको लगा कि ये हम डेवलप कर रहे हैं, तो क्या होता है कि बड़ी कंपनी जो है, जैसे गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, फिर इसके साथ साथ जो एक्स हो गया जिसको ट्विटर बोलता है, ये लोग ये ट्राई करेंगे कि ये छोटी कंपनी हमें मिल जाए, क्योंकि इसके पास उतने स्किल्स हैं और इनका जो इनोवेशन हब है काफ़ी अच्छा है, तो ये ग्रोथ करेंगे तो हमको बेनिफिट मिलेगा। तो इसको क्या करेंगे, इसको ज़बरदस्ती और खरीदने का कोशिश करेंगे। तो इससे क्या होगा कि जो बड़ी कंपनी है वो छोटे कंपनी को तो टेक ओवर कर लेंगे। ये एक चैलेंज है। इसके साथ साथ देखेंगे, जब भी क्या रहेगा कि हमारे इसमें टेक्नोलॉजी का डिमांड बढ़ेगा, तो वहाँ पे हाई स्किल्ड वर्कफोर्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो आप जानते होंगे कि इंडिया में जो हाई स्किल्ड वर्कफोर्स है, इसका एक लैक है। बहुत कम जगह पे हाई स्किल्ड वर्कफोर्स देखने को मिलता है। तो ये सारे कुछ चैलेंजेस हैं, तो इसका वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए ये देख लेते हैं। तो पहले तो एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लाना चाहिए, जिससे कि थ्रू आउट द इंडिया, थ्रू आउट द कंट्री एक प्रॉपर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हमें होनी चाहिए, उससे रिलेटेड कुछ भी घटना होता है तो भी। और हम टेक्नोलॉजी को कैसे एथिकली यूज कर सकते हैं, इसको भी गवर्नमेंट को गाइडलाइन लाना चाहिए। बेसिकली क्या होता है, एक जानते होंगे, एक होता है एथिकल होता है, जो लोग नहीं जानते उनको बता दें, एक एथिकल होता है, आप जानते होंगे हैकिंग कहा जाता है, हैकिंग, एथिकल हैकिंग और अनएथिकल हैकिंग, अनएथिकल हैकिंग। तो दोनों में डिफरेंस हम बता देते हैं। तो एथिकल हैकिंग बेसिकली क्या होता है, जब भी हम किसी टेक्नोलॉजी का एक पॉजिटिव वे में यूज करें, जिससे कि हम अपने ह्यूमंस के लिए कोई ना कोई एक अच्छा काम करें, तो उसके लिए उसी चीज को हम एथिकल हैकिंग बोलते हैं। बट आप जानते होंगे कि जब टेक्नोलॉजी का हम नेगेटिव वे में यूजेस करने लगे, तो उससे क्या होगा कि हमारे सोसाइटी पे, हमारे इन्वायरमेंट पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसी को हम अनएथिकल हैकिंग बोलते हैं। तो क्या रहेगा कि जब भी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तो उसको टेक्नोलॉजी बढ़ने से हमें एथिकल हैकिंग मीन्स हम कैसे उस टेक्नोलॉजी को पॉजिटिव वे में यूज कर सकते हैं, इस पर प्रॉपर गाइडलाइन लेकर आना चाहिए। और इसके साथ साथ जो डिजिटल लिटरेसी है, इसको प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि जानते होंगे कि इंडिया में डिजिटल डिवाइड है, क्योंकि बहुत सारे इंडिया का पॉपुलेशन गांव में रहती है, और तो गांव में रहने वाले जो पब्लिक है, उनके बीच में इंटरनेट के यूजेस जो हैं और डिजिटल लिटरेसी है, वो काफ़ी कम है एज कम्पेयर टू जो अर्बन एरिया या शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं उनकी कंपेरिजन में। और इसके साथ साथ जो साइबर सिक्योरिटी है, इस पर भी फोकस करना चाहिए, जिससे कि जो हैकिंग हुआ, डेटा प्राइवेसी से रिलेटेड, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड ये जो इश्यूज हैं, ये कभी ना आए। और इसके साथ साथ हमें जो स्किलिंग हो गया, सपोज हाई स्किल्ड वर्कर की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमें अपने वर्कफोर्स को स्किल्ड करने में, और री स्किलिंग मीन सपोज कोई ऐसे कोई एक पर्सन है, इसको कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आती है, एक रैंडम एक्स टेक्नोलॉजी आती है, बस इस एक्स टेक्नोलॉजी का अभी इंडस्ट्री में अपनी डिमांड नहीं है, तो इस पर्सन ए को हमें सपोज क्वांटम
क्वांटम टेक्नोलॉजी सिखानी चाहिए जिसका हमें मार्केट में डिमांड है, या हमें जावा सिखानी चाहिए जिसका हमें मार्केट में डिमांड है, जिससे कि जब ये सीख लेगा तो इसको एक तो जॉब मिल जाएगा, और दूसरा रिवर्स वे में देखें तो हमारे इंडस्ट्री को एक स्किल्ड वर्कफोर्स मिल जाएगा। तो ये सारे वे फॉरवर्ड्स होने चाहिए। प्रीवियस टॉपिक से रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, हम ट्राई करेंगे आपके इश्यूज को रिजॉल्व करने का। और एक हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए एंड लाइक करिए। एक वीडियो लेकर आने में काफ़ी हमें मेहनत करनी पड़ती है, सपोर्ट करिए, प्लीज़ सपोर्ट अस। तो हमारा अगला टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है जब भी हम किसी मशीन में ह्यूमन इंटेलिजेंस को डाल देते हैं। सपोज कोई मशीन है और इसमें हम ह्यूमन में जो सोचने समझने की क्षमता होती है इसको हम जब डाल देते हैं तो इसी मशीन को हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं, जो अपने दिमाग के अकॉर्डिंग यूज कर लेता है। तो इसी का डिफिनेशन हो गया सिमुलेट ह्यूमन इंटेलिजेंस इन प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी। जो वही हमने जो बताया कि जब भी हम किसी मशीन में जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है और प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो कैपेबिलिटी है ये हम डाल देते हैं तो उसको हम ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। तो अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का देख लेते हैं कि पोटेंशियल कितना है, मीन्स वो कहाँ तक डेवलप कर सकता है, इसको देख लेते हैं। तो एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो कि नीति आयोग का रिपोर्ट था उसमें बोला गया था कि इंडिया इनकेस अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो सेक्टर है इस पर फोकस करता है तो 2035 आते आते जो इंडिया का ग्रोथ रेट है उसमें 1.3% का और इजाफा या ग्रोथ देखा जा सकता है। मीन्स अभी सपोज इंडिया का जो ग्रोथ है नियरली 7.5 है, तो इस नीति आयोग के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कि हम इंडिया यदि अपने जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड सेक्टर से इस पर फोकस कर रहा है तो 2035 आते आते ये जो ग्रोथ है नियरली 8.8% तक हम अचीव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसलिए हमें इस चीज़ को ध्यान देना चाहिए। और जो इंडिया का इकोनॉमी है 2035 आते आते $1 ट्रिलियन सिर्फ एआई से कंट्रीब्यूट होगा। तो ये एक रिपोर्ट था जिसको पब्लिश किया था नीति आयोग ने। तो इसको सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए थे इसको देख लेते हैं। तो पहला इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिया था कि इंडिया एआई मिशन, जिसको आगे हम डीप में देखेंगे। इसके अलावा इंडिया ने जो गवर्नमेंट है इसको लाया था NSAI मीन्स नेशनल स्ट्रेटजी ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और ये लाया गया था नीति आयोग द्वारा। और इसके साथ साथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो कि NIC द्वारा लाया गया था, और न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन लाया गया था। मीन्स जब भी किसी कंट्री में कोई जो वर्ल्ड लेवल का जो मल्टीलेटरल मीटिंग्स होते हैं तो वहाँ पे जो भी एक कॉन्सेंसस बिल्ड किया जाता है, सारे जो मेंबर कंट्री हैं उनके सहमति से कोई नियम कानून लेकर आया जाता है, तो उसकी कैपिटल के नाम पे वो वहाँ पे एक डिक्लेरेशन इसी को बोलते हैं। तो जो ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिसको GPAI बोलते हैं, ये लाया गया था। तो इसका थ्रू एक कॉन्सेंसस बिल्ड किया गया था जिसको न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन बोलते हैं। और इसके साथ साथ जो अगला इनिशिएटिव था फ्यूचर स्किल्स प्राइम, जिसमें री स्किलिंग मीन्स हमने बताया ना कि एक टेक्नोलॉजी के बजाय दूसरी टेक्नोलॉजी को सिखाना, उसी को री स्किलिंग बोलते हैं। और अप स्किलिंग मीन्स अपने से हायर जो टेक्नोलॉजी है उसको सिखाना, अप स्किलिंग बोलते हैं। और जो IT मैन पावर है उसको नए नए टेक्नोलॉजी सिखाना, जिससे कि हम स्पेशली जो आने वाले टाइम के 10 न्यू इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है इसको सिखाएं, जिससे कि हमारे पास एक प्रॉपर वर्कफोर्स बिल्ड रहे और जो हाई स्किल्ड वर्कर की हमें ज़रूरत है वो हमारे पास एक रेडी रहे, जिससे कि हम इसका जो पोटेंशियल उसको प्रॉपरली यूज कर पाए। और इसके साथ साथ देखते हैं कि जो नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक पोर्टल इंडिया ने बनाया, जिसको AI से रिलेटेड कुछ भी आपको रिसोर्स या नॉलेज शेयरिंग चाहिए तो इस पोर्टल पे आपको मिल जाएगा। और इसके साथ साथ जो AI फॉर यूथ 2022 में लाया गया था, और UI जो प्लेटफॉर्म है जिसका स्लोगन था कि यूथ फॉर उन्नति एंड विकास फॉर AI, इसको लेकर आया था। तो ये कुछ इनिशिएटिव हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया था। तो इन सब इनिशिएटिव के अलावा भी कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड चैलेंजेस या कंसर्न्स है उसको देख लेते हैं। तो पहला कंसर्न है कि इसमें हमारे पास डेटा का ट्रांसपेरेंसी नहीं है। मीन्स वो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो कौन से मॉडल पे कौन से टाइम पे कौन सा डिसीजन लेता है, इसका हमारे पास कोई प्रॉपर डेटा नहीं है।
तो इसी को हम बोलते हैं कि लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी हो गया पहला, कि ये कैसे वर्क करता है कैसे नहीं वर्क करता है। तो इसी को जब जानते होंगे कि एक तो होता है ब्लैक बॉक्स होता है, एक होता है व्हाइट बॉक्स होता है, व्हाइट बॉक्स एंड ब्लैक बॉक्स, ब्लैक बॉक्स। आप जानते होंगे ब्लैक बॉक्स हम उसको बोलते हैं जब आपको सिर्फ फंक्शनैलिटी, सपोज कोई मशीन है उसका सिर्फ आपको फंक्शनैलिटी पता है कि वो क्या काम करता है, तो उसको हम ब्लैक बॉक्स बोलते हैं। मीन्स सपोज एक लैपटॉप है, तो आप सपोज कोई कमांड दे रहे हैं तो वो काम कर दे रहा है, बट उसके बैकग्राउंड में क्या क्या प्रोसेसिंग हो रही है उस आपको नहीं पता, तो इसको हम ब्लैक बॉक्स बोलेंगे। और व्हाइट बॉक्स टेक्नोलॉजी ऐसा होता है जिसमें सपोज आप कोई कमांड दे रहे हैं तो आपको तो पता है कि क्या कमांड दे रहे हैं, बट आपको ये भी पता चले कि वो कमांड एग्जीक्यूट कैसे होता है, तो ऐसे टेक्नोलॉजी को व्हाइट बॉक्स बोलते हैं। तो ये इसमें एक तो ट्रांसपेरेंसी का इशू है, दूसरा हमारा इशू है कि जो डेटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी, जिसमें हमारा लाइक डेटा का ब्रीचेस हुआ, डेटा लीक हुआ, ये सारे वायलेशन को लेकर जो हमें कंसर्न्स है, इसके साथ हमें एथिकल इशू का भी कंसर्न्स है। मीन्स हम पॉजिटिव वे में उसको, सपोज एआई है तो ये हम पॉजिटिव वे में काम करें तो एथिकल हो गया, इनकेस कोई नेगेटिव वे में इसको ये वर्क कर रहा है तो इसको अनएथिकल हो गया। तो ये हम कैसे यूज करें ये हमारे यूज पे डिपेंड करता है। तो ये दूसरा तीसरा चैलेंज है। इसके साथ साथ प्रॉपर कोई रेगुलेशन या गवर्नेंस हमारे पास मॉडल नहीं है, इसको हमें एड्रेस करना चाहिए हमारी गवर्नमेंट को। और इसके साथ साथ जो जानते होंगे एआई जब से आया है तो बहुत ज़्यादा जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है इसका बहुत सारे केस में बहुत सारे आर्टिस्ट का वायलेशन हो रहा है। जैसे आप जानते होंगे सपोज कोई वीडियो है किसी आर्टिस्ट का, तो बहुत सारे केस में ऐसा हो रहा है कि टेक्नोलॉजी और एआई को यूज करके दूसरे लोग क्या कर रहे हैं कि वैसे ही वीडियो डीप फेक वीडियो बना ले रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि वो क्रेडिट जो है वो जो उसका एक्चुअल ऑनर है वो ना पाके ये लोग एआई की हेल्प से बना ले रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के राइट है इससे वायलेशन हो रहा है। तो इसका वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, तो पहला तो है हमें एक ग्लोबल लेवल पे इंटरनेशनल कॉपरेशन बनाना चाहिए जिससे कि हम एक ग्लोबल स्टैंडर्ड लेकर आए कि आर्टिफिशियल जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसको कैसे वर्क करना है कैसे रेगुलेट करना है, ये सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट रहे और सारे कंट्रीज को पता रहे। और इसके साथ साथ हमें प्रोपोर्शनेट गवर्नेंस पे फोकस करना चाहिए जिससे कि क्या होता है बेसिकली कि जो पॉलिसी मेकर है, मीन्स हमारे जो सांसद विधायक जो होते हैं जो पॉलिसी बनाते हैं लॉ बनाते हैं, उनको इस चीज़ को देखना चाहिए कि हम कैसे इसके लिए प्रॉपर पॉलिसी और कैसे प्रॉपर रेगुलेशन लेकर आ सकते हैं। और इसके अलावा सपोज कोई प्राइवेट प्लेयर है तो उसको हम कैसे अकाउंटेबल ठहराएं, मीन्स टेक्नोलॉजी को कोई गलत डेटा के साथ एआई को यूज कर रहा है तो उस प्राइवेट जो सेक्टर है उसको हम अकाउंटेबिलिटी उसको दें कि ऐसा नहीं होना चाहिए, इनकेस ऐसा होता है ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इनकेस इसके वजह से कुछ इशू क्रिएट होता है। तो ये कुछ वे फॉरवर्ड है। तो अगला हमारा टॉपिक है कि इंडिया एआई मिशन। तो इंडिया एआई मिशन के लिए रिसेंटली क्या हुआ था कि जो यूनियन कैबिनेट है उसने 10,300 करोड़ एआई मिशन के लिए अपने पब्लिश किया था, जिसमें फंड को अप्रूव किया था, जिसमें इनोवेशन इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए बोला गया था। तो इस मिशन के बारे में देख लेते हैं क्या है। तो बेसिकली क्या है कि जो एआई इनोवेशन जो है ये एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। तो बेसिकली क्या होता है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जिसको ट्रिपल पी हम मॉडल बोलते हैं, ट्रिपल पी मॉडल में क्या होता है कि सपोज कोई गवर्नमेंट कंपनी है उसके साथ क्या होता है कि प्राइवेट कंपनी ये गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनी दोनों मिलकर काम करने लगे, तो इसी को हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बोलते हैं। तो इसका रिक्वायरमेंट इसलिए था क्योंकि बहुत सारे केसेस में आप देखते होंगे कि गवर्नमेंट जो कंपनी था इनका एफिशिएंसी डाउन हो गया था और प्राइवेट में इसका एफिशिएंसी ज़्यादा था। तो एक आइडिया ये लेकर आएगा कि हम गवर्नमेंट जो कंपनी है उसको प्राइवेट के साथ इनहेंस कर दें, कोलैब कर दें, तो इन दोनों लोगों का काम करने का तरीका इंप्रूव हो जाएगा। इसी को हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बोलते हैं। तो ये इस स्कीम के थ्रू आप जानते होंगे कि 10,000 ग्राफिक्स प्रोसेसर जो जीपीयू है इसको डिप्लॉय किया जाएगा। और इसके साथ साथ जो रेस्पॉन्सिबल और इंक्लूसिव ग्रोथ
जो अपना एआई का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इकोसिस्टम है, इसको इंक्लूसिव कैसे बना सकते हैं और इंक्लूसिव के साथ साथ हम कैसे इसको रेस्पॉन्सिबल बना सकते हैं, ये इसका मेन एम था। तो इसको इम्प्लीमेंट करने वाली जो मेन हमारे मिनिस्ट्री थी वो मीटी थी, मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये था। और इसके साथ साथ इसको फंडिंग जो है 5 साल के लिए दिया गया था ट्रिपल पी मॉडल पे। और ये लाया गया था डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के थ्रू, जिसमें कैपेसिटी बिल्डिंग, इनोवेशन सेंटर और डेटा सेट का जो प्लेटफॉर्म है उसको बनाने के लिए लेकर आया गया था। तो अभी देख लेते हैं कि जो इंडिया एआई की क्या क्या पिलर्स हैं और इससे रिलेटेड क्या क्या स्कीम्स हैं। तो आप जानते होंगे एक भाषणी एप्लीकेशन है या पोर्टल है, जिसमें क्या होगा कि आप कोई भी लोकल लैंग्वेज बोलते हैं तो उस लोकल लैंग्वेज का ट्रांसलेट करके जो अपने अदर लैंग्वेजेस हैं, अदर इंडियन लैंग्वेजेस हैं, उसमें वो ट्रांसलेट करके वो दिखाएगा। मीन्स सपोज यहाँ पे हम हिंदी में बात कर रहे हैं और सामने वाला वो सोच रहा है कि हमें तमिल में वो लैंग्वेज सुननी है, तो क्या होगा, उसको ऐसा लगेगा कि हम डायरेक्ट तमिल में बोल रहे हैं, वो ऐसा एक ट्रांसलेट करके इकोसिस्टम वो वीडियो प्रोवाइड करेगा। और इसके साथ साथ जानते होंगे एआई और कंप्यूटर सिस्टम को और फास्ट फॉरवर्ड करने के लिए जो एरावत है अपना सुपर कंप्यूटर, इंडिया का एआई सुपर कंप्यूटर, जिसको इंस्टॉल किया गया था डीएसी जो अपना सीडेक पुणे है, यहाँ पे इंस्टॉल किया गया था। और इसके साथ साथ एआई में स्किलिंग के लिए, मीन्स जो स्किल्स हैं उसको बूस्ट करने के लिए फ्यूचर स्किल्स प्राइम जो इनिशिएटिव है, जिसको ज्वाइंटली नासकॉम और जो मीठी है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसके द्वारा लेकर आया गया था, जिसके थ्रू एक ट्रेनिंग के बाद जो हमारे यूथ हैं इनको एआई का सर्टिफिकेशन दिया जाएगा, जिससे कि वो किसी एआई की कंपनी में जब भी जॉब करने जाए तो उनके पास प्रॉपर एक सर्टिफिकेट रहे। और इसके साथ साथ एआई फॉर यूथ स्कीम लेकर आया गया था, जिसमें जो हमारे पढ़ने वाले छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको एक एआई रेडी इन्वायरमेंट मिले और एआई से रिलेटेड उनको एक टेक्नोलॉजी या फिर अप स्किलिंग का एक चांस मिले, जिससे कि वो आने वाले टाइम में किसी भी इंडस्ट्री में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली कंपनी में काम कर सकें। और इसके साथ साथ एआई का हम एथिकल यूज में बात करें तो जो डिजिटल संवाद एप्लीकेशन है, जो जो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स होता है, इसको लेकर आया गया था। मीन्स पार्लियामेंट में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, डिजिटल संवाद ऐप के थ्रू आप अपने रीजनल लैंग्वेज या फिर डिफरेंट भाषा में इसके प्रोसीडिंग्स को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो अभी देख लेते हैं कि जो हमारा एआई का मैनेजमेंट है उसकी क्या क्या प्रिंसिपल है, मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है तो उसको मैनेज करने के लिए क्या क्या प्रिंसिपल हैं हमारे पास। तो पहला तो है हमें सेफ्टी और जो रिलायबिलिटी, मीन्स उस भरोसेमंद होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम सपोज एआई से कुछ सवाल पूछते हैं तो एक प्रॉपर हमें जो सेटिस्फैक्ट्री आंसर मिलना चाहिए और वो करेक्ट रहे, ऐसा ना कि हमें कोई मिस इन्फॉर्मेशन मिल जाए। दूसरा है कि हमें इक्वालिटी पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि आप जानते होंगे डिजिटल डिवाइड, इंडिया में डिजिटल डिवाइड है। तो आप जानते होंगे कि जब इंडिया में डिजिटल डिवाइड होने की वजह से इनकेस एआई आ भी जाता है तो शहर के लोगों को उसका ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, बट रूरल एरिया में रहने वाले लोगों को उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो एक इक्वालिटी यहाँ पे जो इक्वालिटी है ये वायलेट होगा। और इसके साथ इंक्लूसिव और जो नॉन डिस्क्रिमिनेशन पे फोकस करना चाहिए, प्राइवेसी और जो डेटा का सिक्योरिटी इस पर भी फोकस करना चाहिए। प्रॉपर एक ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए कि एआई सपोज कोई मॉडल है तो वो कैसे काम कर रहा है, कैसे नहीं कर रहा है, ये ओपन होना चाहिए। और इसके साथ साथ हम उसको अकाउंटेबल भी बनाए। सपोज एआई से रिलेटेड कोई मशीन है, वो कोई एक्शन लेता है तो उस एक्शन के लिए उसको हम अकाउंटेबल भी ठहराएं, जिससे कि आने वाले टाइम में इसको गलत तरीके से यूज करके कोई इसको कोई गलत काम ना करें। और इसके साथ साथ हमें हमेशा जो ह्यूमंस के पॉजिटिव वैल्यूज हैं इसको फोकस करना चाहिए, जिससे कि हम अपने नए नए टेक्नोलॉजी को अपने आने वाले समय में इसको प्रॉपरली हम अच्छे वे में यूज कर सकें। तो अभी आप जानते होंगे कि जो एआई है इसका हम प्रॉपरली एक पॉजिटिव वे में इसको यूज नहीं करते हैं, सॉरी रेगुलेट नहीं करते हैं कि इसको पॉजिटिव यूज किया जा रहा है कि नेगेटिव यूज किया जा रहा है। तो इसको इसलिए ये रेगुलेट करने की ज़रूरत है कि जिससे कि इसको कोई मिसयूज ना कर दे और मिसयूज करके कोई गलत काम ना करे। तो इसको रेगुलेट करने में क्या क्या चैलेंजेस हैं। तो पहला चैलेंज है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो इनोवेशन में काम कर रही हैं, तो उनको जब रेगुलेट करेंगे तो इस डिसीजन की वजह से
उनको काफ़ी दिक्कतें आएगी। और क्योंकि जब भी गाइडलाइन आएगा, रूल्स आएगा, तो उसको कंप्लाई करना पड़ेगा बड़ी बड़ी कंपनीज को, तो इन लोगों को अपने टीम में चेंजेस करना पड़ेगा। इसके साथ साथ टेक्नोलॉजिकल भी दिक्कत होगा कि जैसे कि जब भी टेक्नोलॉजी बढ़ेगा तो उसके साथ साथ एक तो जो उसका एल्गोरिदम है, एल्गोरिदम मीन्स कोई मशीन काम कर रही है तो कैसे काम कर रही है, किस लॉजिक पे काम कर रही है, उसी को हम एल्गोरिदम बोलते हैं। तो एल्गोरिदम का मतलब उसको गलत तरीके से कोई यूज ना करे, इसको हम, एक तो टेक्नोलॉजिकल इशू है। इसके साथ साथ आप हमारा अगला इशू है कि जो डिफरेंट कंट्रीज हैं उनके बीच में कोई कंसेंसस नहीं है, जिससे कि सारे कंट्री एक साथ एक टेबल पे बैठे और इस पे कोई एक प्रॉपर रेगुलेशन लेकर आए और सारे जो कंट्रीज का इशू है इसको रिजॉल्व किया जा सके। तो ये अभी के लिए कुछ चैलेंजेस हैं। तो इसको रेगुलेट करने के लिए कुछ इनिशिएटिव भी लिया गया है। जैसे आप जानते होंगे जो यूएनजीए है, यूनाइटेड नेशन जो जनरल असेंबली है, यहाँ पे सेफ, सिक्योर एंड ट्रस्टवर्दी एआई के लिए इस पे एक रिजोल्यूशन और जो एक गाइडलाइन लेकर आया गया था। और इसके साथ साथ जो यूरोपियन यूनियन है, यूरोपियन यूनियन ने वर्ल्ड का फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव एआई लॉ लेकर आया था, जिसमें एआई से रिलेटेड कुछ भी चेंजेस आता है, नई टेक्नोलॉजी आती है, तो इसको कैसे वर्क करना है, कैसे नहीं वर्क करना है, ये इस रूल के थ्रू गाइडलाइन होते थे। और इसके साथ साथ अदर में हम देखें कि अदर क्या क्या इनिशिएटिव लिया गया था। तो एक तो ये इनिशिएटिव था ब्लेसली डिक्लेरेशन फॉर एआई, जिसको 29 कंट्रीज ने मिलकर लिया था, जैसे यूएस हो गया, चाइना हो गया, जापान हो गया, इसमें इंडिया भी शामिल था। इन लोगों ने मिलके इसको 29 कंट्रीज ने डिसीजन लिया था और इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि एआई का हम कैसे कॉम्प्रहेंसिव वे में यूज करें जिससे कि रिस्क और रिस्पॉन्सिबिलिटीज का कोई इश्यूज ना रहे। इसके साथ साथ जब जी7 कंट्रीज का होस्ट किया था, जी7 मीटिंग होस्ट किया था जापान ने, तो वहाँ पे हिरोशिमा एआई प्रोसेस लेकर आया था, जिसमें सेफ, सिक्योर और ट्रस्टवर्दी जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसको कैसे बिल्ड किया जाए इस पर फोकस किया गया था। अभी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा है एग्रीकल्चर में, हम कैसे इसको प्रॉपर्ली यूज कर सकते हैं, ये हमारा अगला टॉपिक है। और इनकेस आप पढ़ाने से रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और इनकेस आपको डाउट्स है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, और इसका पीडीएफ भी हम अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, जिसका लिंक हमने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। तो अभी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसका आप जानते होंगे कि हम बहुत अच्छे तरीके से जो हमारे किसान से रिलेटेड इश्यूज हैं उनको एड्रेस कर सकते हैं अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू। क्योंकि आप जानते होंगे कि जो अपना कृषि है, एग्रीकल्चर, उसका जो ये प्रोडक्टिविटी है डे बाई डे डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि हम एक रेगुलर फार्मिंग कर रहे हैं, उसमें टेक्नोलॉजी और इनोवेशन लेकर नहीं आ रहा है। मीन्स हम कौन से सॉइल के लिए, कौन से इन्वायरमेंट के लिए क्या हमें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो इसको हम एआई के थ्रू और अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं अपने प्रोडक्टिविटी को। तो ये इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि आप जब भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अपने एग्रीकल्चर में यूज़ करेंगे तो इसको हम इंटेलिजेंट क्रॉप प्लानिंग बोलते हैं, जिसको हम सेंस एग्री मीन्स, ये सेंस मीन्स एक सेंसर होता है, जिसके सेंसर के थ्रू हम सेंस कर सकते हैं कि कौन से इन्वायरमेंट में, कौन से एग्रीकल्चर में, कौन से जो पेस्टिसाइड्स हैं या फिर केमिकल्स अपने खेत जो फार्म्स हैं उसमें देखते हुए हम सेंस कर पाएँ कि कौन सा हमें क्रॉप का प्लानिंग करना चाहिए। इसी को हम इंटेलिजेंट क्रॉप प्लानिंग बोलते हैं। और इसके साथ साथ स्मार्ट फार्मिंग मीन्स हमारे खेत में क्या क्या न्यूट्रिशंस है, क्या क्या उसका सॉइल का स्टेटस है, पेस्ट का क्या स्टेटस है, वेदर के प्रेडिक्शंस क्या हैं, इसको देखते हुए हम स्मार्ट फार्मिंग कर सकते हैं, जिसके लिए एक स्टार्टअप है एग्रो स्टार, इसको लेकर आया था कि हम टेक्नोलॉजी को हेल्प से अपने जो प्रोडक्टिविटी है फार्म का कैसे बढ़ा सकते हैं। और इसके साथ साथ जो फार्म गेट टू फॉक है, मीन्स आप जानते होंगे कि बहुत सारे इंटेलिजेंस से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मार्केट बेस में जो ट्रेस और क्वालिटी ऑफ लॉजिस्टिक है इसको बिल्ड कर सकते हैं, जिससे कि एक जगह से दूसरे जगह पे फार्म का जो लॉजिस्टिक है उसको और अच्छे से किया जाए, सप्लाई चेन को हम मेंटेन कर लें। मीन्स देखते होंगे बहुत सारे केस में क्या होता है कि जो फार्मर होते हैं वो लोग अपना क्रॉप का प्लानिंग कर लेते हैं और यहाँ पे उनका प्रोडक्टिविटी बन के रेडी हो जाता है, बट बहुत सारे केस में क्या होता है कि इनको मार्केट का एक्सेस नहीं मिल पाता है, तो जिसकी वजह से इनको उतना प्रॉफिट नहीं होता है और इनको एक लो कॉस्ट में ही बेचना पड़ जाता है। तो इन सारे इश्यूज को ये एआई
सॉल्व कर सकता है। और इसके साथ साथ आप जानते होंगे कि जो एआई है इसके थ्रू हम प्रोडक्टिविटी को अपने बूस्ट कर सकते हैं। जैसे कि इसी को हैंडल करने के लिए जो भारत एग्री ऐप है इसको लाया गया था, जिसको देखते हुए किसी भी फॉर्म का जो डेटा का एनालिसिस एआई की हेल्प से प्रॉपरली किया जा सके। तो इसको सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव भी हैं, जैसे नेशनल स्ट्रेटजी फॉर एआई, जिसको लाया गया था नीति आयोग ने। और इसको जो एआई है इसको एग्रीकल्चर में कैसे इम्प्लीमेंट करना है इस पे स्ट्रेटजी लेकर आया था। इसके साथ साथ एआई फॉर एआई मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर एग्रीकल्चरल इनोवेशन इनिशिएटिव, जिसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने लेकर आया था कि हम एआई को कैसे अपने एग्रीकल्चर में इनोवेशन के साथ साथ यूज कर सकते हैं। जैसे आप जानते होंगे कि एक स्कीम है जिसको सागो बागू इनिशिएटिव बोलते हैं, जो कि एक तेलंगाना गवर्नमेंट का एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्कीम है, जिससे क्या होता है कि हम अपने एग्रीकल्चरल सेक्टर में इनोवेशन को और कैसे प्रमोट कर सकते हैं इसके लिए लेकर आया गया था। और इसके साथ साथ एआई का जो हमारा किसान ई मित्र है, एक ई एआई चैटबॉट है, जो कि जो पीएम किसान स्कीम है इसमें एक चैटबॉट है। इससे आप कुछ भी अपना डाउट्स हैं, इश्यूज हैं, इससे पूछेंगे तो ये आपको एक प्रॉपरली आंसर करेगा। और इसके साथ साथ जो नीति आयोग ने आईबीएम के साथ कोलैबोरेशन किया था, जिससे कि जो क्रॉप का यील्ड है, प्रेडिक्शन है, उसको एआई की और एनालिसिस के माध्यम से और बढ़ाया जा सके। तो अभी एआई को एग्रीकल्चरल सेक्टर में यूज करने से रिलेटेड क्या क्या कॉन्स्ट्रेंट्स और चैलेंजेस हैं उसको देख लेते हैं। एक तो हमारे पास कोई प्रॉपर डेटाबेस नहीं है एग्जैक्ट कि जिससे कि हम एआई जो मॉडल्स हैं, सपोज एआई बेसिकली क्या होता है, वो डेटा का कलेक्शंस होता है और डेटा को कलेक्शन को एनालिसिस करते हुए वो बेस्ट सॉल्यूशन देता है। तो जब हमारे पास डेटा ही नहीं रहेगा तो हम एआई मॉडल प्रॉपरली वर्क कैसे करेगा, पहला चैलेंज है। दूसरा चैलेंज है कि इसमें सपोज कोई स्टार्टअप है तो उसको इनिशियल जो फंडिंग होता है वो नहीं मिल पाता है, और फंडिंग ना मिलने की वजह से जो यहाँ की जो डिवाइसेस होते हैं या सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो काफ़ी कॉस्टली होते हैं, जैसे सेंसर्स हो या मशीनरी सॉफ्टवेयर, ये बहुत सारे एक्सपेंसिव होते हैं। और हमने बताया कि जो आप जानते होंगे कि डिजिटल डिवाइड इंडिया में बहुत ज़्यादा है, स्पेशली जो शहरों में रहने वाले लोग हैं उनके और गाँव में रहने वाले, और इनकेस गाँव में भी रह रहे हैं तो उसमें भी बहुत सारे जो जो एबल है मीन्स हाई अर्निंग वाले लोग हैं, उनके पास डिजिटल जो इंफ्रास्ट्रक्चर के एक्सेस तो इजीली होते हैं, बट जो लो कॉस्ट वाले फार्मर्स होते हैं, जो लो अर्निंग वाले, तो उनके पास प्रॉपरली डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है। तो ये सारे चैलेंजेस हैं। तो क्योंकि जब भी एआई है वो इसके लिए डिजिटली लाया जा सकता है, तो डिजिटली लाने के लिए एक तो पहले डिजिटल जो डिवाइड है इसको कम करना पड़ेगा, और एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपरली होना चाहिए। तो ये सारे कुछ चैलेंजेस हैं। इसका वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए कि हमें एक प्रॉपर डेटा का सेट होना चाहिए, जिससे कि हमारा जो एआई मॉडल है इसको हम ट्रेन कर सकें। इसके अलावा कि जो टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, इस पे फोकस करना चाहिए। और जो गैप है फार्मर्स के बीच और एआई के बीच में, इनको कैसे फुलफिल किया जा सकता है इस पे फोकस करना चाहिए। क्योंकि आप जानते होंगे बहुत सारे ऐसे फार्मर्स भी हैं, किसान भी हैं, जो अभी भी एआई पे प्रॉपरली अपना ट्रस्ट नहीं दिखा पाते हैं, और क्योंकि उनको ऐसा लगता है ये उतना एफिशिएंटली वर्क नहीं करता है। तो इस गैप को फुलफिल करना चाहिए। और इसके साथ साथ हमें जो फाइनेंशियल सपोर्ट और सब्सिडीज भी प्रोवाइड करनी चाहिए, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो रिसर्च सेंटर्स हो गए या फिर स्टार्टअप सेंटर्स हैं, जिससे कि एआई का अपने एग्रीकल्चरल सेक्टर में प्रॉपरली यूज हो सके। अभी हम देख लेते हैं हमारा अगला टॉपिक, एआई का हम कैसे हेल्थ केयर सेक्टर में कैसे यूज कर सकते हैं, इसको देख लेते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप जानते होंगे मेडिकल की फील्ड्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि आप जानते होंगे कि सपोज कोई एक रिपोर्ट है और कोई आपके पास एआई मॉडल है, तो आप क्या कर सकते हैं, इस रिपोर्ट को उस एआई मॉडल के पास अपलोड कर देंगे, तो वो एआई मॉडल उस रिपोर्ट का एनालिसिस करके सारा डेटा आपको एक जगह पे रख देगा। आपको किसी डॉक्टर के पास नहीं जाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इससे क्या होगा, कोई भी आप किसी पेशेंट को इश्यूज हैं तो वो अर्ली फेज में डिटेक्ट हो जाएगा, डिटेक्ट होगा तो उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा, फिर प्रॉपरली मॉनिटर हो सकता है। तो इस एआई का हमारे हेल्थ केयर सेक्टर में काफ़ी की रोल हो सकता है, इसको हम प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करें तो। इससे रिलेटेड क्या क्या ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है इसको देख लेते हैं, और इसके क्या क्या एप्लीकेशंस है। तो आप जानते होंगे सपोज आपने एक्सरे कराया और एक्सरे करा के उस रिपोर्ट को किसी जो जैसे एग्जांपल के लिए जो सारा स्मार्ट एआई है इसको दे दिया, तो ये
डेवलप किया गया था, WHO किया। तो ये क्या करता है, इस एक्सरे को प्रॉपरली जो एनालिसिस करने के बाद आपका क्या क्या डिजीज है, क्या क्या इश्यूज है, वो प्रॉपरली एक रिपोर्ट बना के दे देता है, जो जिसको आप इजीली पढ़ के समझ सकते हैं कि क्या क्या इश्यूज है। और इसके साथ साथ आप जानते होंगे कि जो डेटा होता है, इसको भी प्रॉपरली ये एनालिसिस करके एक आपको सिंथे जो जैसे डेटा के कलेक्शंस को, रॉ डेटा को एक एनालिसिस करने के बाद एक जो एग्जैक्ट डेटा होता है, जो इम्पोर्टेंट डेटा होता है, वो देगा, जिसको डेवलप किया गया था यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो जो जापान में है। इसको प्रोटीन एसजीएम मीन्स ये क्या करेगा कि ड्रग से रिलेटेड क्या क्या इंट्रैक्शंस हैं, आपने क्या क्या ड्रग लिया नहीं लिया, ये आपको इसका रिपोर्ट बना के देगा। और इसके साथ साथ आप जानते होंगे कि हमारे हेल्थ केयर सेक्टर्स में डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा कमी है। तो जो रोबोट डॉक्टर्स हैं या रोबोटिक सर्जरी के थ्रू हम जो डॉक्टर्स की कमी है इसकी भरपाई कर सकते हैं। और ये लो कॉस्ट में हम अपने काफ़ी हम इफेक्टिवली इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जिससे कि हमारा जो वर्क फोर्स है इसका ऑप्टिमाइजेशन भी हो जाएगा। और इस इनिशिएटिव के आ जाने से क्या होगा कि जो पेशेंट है वो वर्चुअली असिस्टेंस भी पा जाए, सपोज टेलीफोन पे या फिर किसी वीडियो कॉन्फ्रेंस पे या किसी एप्लीकेशन के माध्यम से वहाँ पे उसको पेशेंट को हेल्प भी मिल जाएगा। और वो क्या रहेगा कि बेसिकली जो एआई है वो एक चैटबॉट की तरह सामने किसी एक प्लेस पे है, और किसी पेशेंट को अपना रिपोर्ट दिखाना है तो वो रिपोर्ट या तो उसके किसी पोर्टल पे अपलोड करे जिससे उस चैटबॉट को मिल जाए। तो चैटबॉट का क्या करेगा, वो कुछ टाइम लगेगा उसको एक प्रॉपर एनालिसिस करके आपको उसका इजी जो एनालिसिस ये है रिपोर्ट का कंक्लूजन है वो निकाल के दे देगा। तो अब इसको प्रमोट करने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव लिया गया है इसको देख लेते हैं। तो पहले तो एआई बेस्ड हेल्थ केयर स्टार्टअप है, जैसे वादवानी एआई। ये क्या कर रही है कि जो टीबी पेशेंट्स हैं इनको कैसे इसको प्रॉपरली केयर किया जा सके, इसको एआई मॉडल के थ्रू ठीक करने का काम कर रही हैं। फिर इसके साथ साथ जो ICTAI है जिसको लॉन्च किया गया था महाराष्ट्र गवर्नमेंट द्वारा, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सेंटर फॉर ट्रांसफॉर्मेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि जो अपने महाराष्ट्र के गांव के जो हेल्थ केयर सिस्टम्स हैं इस पे फोकस कर रहा है। और वहाँ का डेटा सेट तैयार करके वहाँ के एनालिसिस करने के बाद वहाँ के लोगों के लिए जो हेल्थ केयर से रिलेटेड क्या क्या काम कर सकते हैं इस स्कीम को लेकर लाया गया था। और इसके साथ साथ प्रॉपरली एक जो एथिकल गाइडलाइन है इसको लेकर आया गया था, जिससे हम कैसे पॉजिटिव वे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अपने हेल्थ केयर सेक्टर में यूज कर सकें और बायोमेडिकल और रिसर्च में भी इसको यूज कर सकें, इस पे फोकस किया गया था। और साथ में आप जानते होंगे जो ब्रेस्ट कैंसर है और ओवेरियन जो कैंसर है इसको डिटेक्शन, अर्ली डिटेक्शन के लिए एम्स दिल्ली ने एक पोर्टल डेवलप किया था ioncology.ai, जिससे कि आप यहाँ पे कोई भी किसी को इशू है तो अर्ली इसका डिटेक्शन किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो अभी के लिए देख लेते हैं कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसका हेल्थ केयर सेक्टर से हम लिंकेज करते हैं तो इससे रिलेटेड क्या क्या कॉन्स्टेंट्स हैं, चैलेंजेस हैं, उसको देख लेते हैं। तो एक तो बायसनेस का पहले बड़ा इशू, क्योंकि आप जानते होंगे कि जो जो एआई होता है वो एक डिवाइसेस होता है, डिवाइसेस को हम प्रॉपरली डेटा के साथ जब ट्रेन करते हैं तो सपोज हमारे पास डेटा ही नहीं करेक्ट रहेगा तो उसका बायसनेस उसमें जनरेट हो सकता है, मीन्स वो प्रॉपरली वर्क करेगा कि नहीं, ये एक डाउट क्रिएट हो सकता है क्योंकि आपके पास प्रॉपर डेटा ही नहीं है जिससे कि हम ट्रेन कर सकें। और इसके साथ हम उसको अकाउंटेबिलिटी का भी, मीन्स सपोज कोई एआई से रिलेटेड डिवाइस है उसने कोई एक्शन परफॉर्म किया नेगेटिव एक्शन, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, मीन्स उसको डेवलप करने वाली कंपनी होगी या फिर उस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने वाला होगा या उसको यूज करने वाला होगा, ये इसका कोई क्लियर नहीं है। तो ये एक अकाउंटेबिलिटी का इशू है। और इसके साथ साथ देखा जाए तो एक तरह से कि एक इक्विटेबल यूज नहीं है, मीन्स इनिशियल फेज में ये काफ़ी अनअफोर्डेबल है, मीन्स काफ़ी महंगा है इस चीज़ का। और इसके साथ साथ बहुत लोगों में ऐसा डर है कि जब एआई हेल्थ केयर सेक्टर में या किसी भी सेक्टर में आएगा तो ये जॉब है जो बहुत सारे जॉब को ख़त्म कर देगा। तो ये सारे कुछ चैलेंजेस हैं, तो इसको कैसे हम दूर कर सकते हैं, इसका कंक्लूजन कैसे निकाल सकते हैं, वे फॉरवर्ड क्या होनी चाहिए। एक तो हमें जो भी अदर कंट्रीज हैं ग्लोबल लेवल पे इसको एक टेक्निकल स्टैंडर्ड लेकर आना चाहिए एआई से रिलेटेड। फिर नॉलेज एंड एक डेटा शेयरिंग का एआई सॉल्यूशन बनाना चाहिए। और जो
एआई का मॉडल्स है इसको प्रॉपरली ट्रेन करना चाहिए विद प्रॉपर डेटा, जिससे कि इसका कोई मिसयूजेस ना हो सके। अभी हम सेम जैसे हेल्थ केयर सेक्टर में वैसे ही हम देख लेते हैं कि एआई का हम डिफेंस में क्या क्या यूज कर सकते हैं, इसको देख लेते हैं। क्योंकि रिसेंटली क्या हो था कि जो हमारा मिलिट्री है उन्होंने एआई को यूज करना चालू कर दिया था, जिससे कि हमारे पे ह्यूज डिफेंस जो प्रोडक्ट है, क्योंकि हमारे पास जानते होंगे कि इंडिया का मिलिट्री रिक्वायरमेंट्स बहुत हैं, तो एआई की हेल्प से हम कैसे अपने जो सिस्टम्स है उसको मॉडर्नाइज कर सकते हैं। तो पहला ये इतना सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंट क्या है या इसकी क्या क्या एप्लीकेशन, तो आप जानते होंगे कि बॉर्डर जो सिक्योरिटी है अपना बॉर्डर सिक्योरिटी, तो एक साइड चाइना दूसरे साइड पाकिस्तान है, यहाँ पे हमें मेन कंसर्न है। तो वहाँ पे देखते होंगे कि बहुत आए दिन कोई ना कोई न्यूज आता रहता है कि यहाँ पे हमारे सैनिक शहीद हो गए। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमें एआई मॉडल को, रोबोट्स हो गया या फिर और किसी सर्विलांस सिस्टम को लगाकर यहाँ पे जो ये हमारे जान की क्षति होती है, सैनिक को नुकसान होता है, इस चीज़ से हम बच सकते हैं, जिससे कि हमारा जो डिफेंस का ऑपरेशन है प्रॉपरली हो सकता है। और एआई की मॉडल्स के साथ साथ हम प्रॉपरली ट्रेनिंग दे सकते हैं, सर्विलांस कर सकते हैं। कोई सिस्टम्स है या फिर कोई डिवाइस है उसको लॉजिस्टिक भी हम कर सकते हैं। मीन्स जैसे ड्रोन हो गया जिसको अनमैन्ड एरियल व्हीकल बोलते हैं, इसके थ्रू हम एक जगह से दूसरी जगह भी ले जा सकते हैं, सर्विलांस भी कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं और कोई एडवांस मिलिट्री ऑपरेशन भी कर सकते हैं। ये दूसरा इम्पोर्टेंस हो गया। तीसरा है कि अभी करंट टाइम में देखिए जो वारफेयर था, मीन्स एक जो तरीका होता था एक कंट्री का दूसरी कंट्री से युद्ध लड़ना, वो अभी धीरे धीरे टेक्नोलॉजी के टाइम में धीरे धीरे बदल गया है, क्योंकि बहुत जगह पे ह्यूमंस का रिप्ले मशीन ने रिप्लेस कर दिया है। जैसे आप जानते होंगे जो अपना F-16 फाइटर है वो 4th जनरेशन का फाइटर प्लेट है, जो कि इसमें मैक्सिमम चीज़ें जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे वर्क करती हैं। और इसके साथ साथ जानते होंगे कि जो इंसान होता है उसमें एक ह्यूमन एरर के चांसेस भी होते हैं। तो जब हम प्रॉपर एक एआई मॉडल के साथ हम अपने डिफेंस में यूजेस करेंगे, तो वहाँ पे जो मशीन्स होते हैं उनका जो ह्यूमन एरर वाला जो चीज़ है वो नहीं होगा। मीन्स उनमें जो गलती करने की जो गुंजाइश होती है वो मशीन्स या रोबोट्स में वो कम होती है। और इसके साथ साथ ये जो एआई मॉडल्स हैं ये ह्यूमंस को असिस्ट कर सकते हैं ड्यूरिंग वारफेयर डिसीजन के टाइम पे, और हम मिलिट्री जो रोबोट्स है इसके थ्रू अपने बॉर्डर्स को प्रॉपरली मॉनिटर कर सकते हैं, कोई ऑपरेशन कर सकते हैं। तो ये सारे हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं, सिग्निफिकेंस है। और इसके साथ साथ क्या क्या इनिशिएटिव लेना चाहिए इसको देख लेते हैं। क्योंकि रिसेंटली नीति आयोग ने 2018 में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से पार्टनरशिप किया था कि हम कैसे जो एआई है उसका हम अपनी मिलिट्री में कैसे यूज कर सकते हैं। फिर डिफेंस एआई का काउंसिल बनाया गया। इसके अलावा DISC मीन्स डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज, जिससे कि हम अपने डिफेंस में इनोवेशन को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इसको लेकर आया गया था। और जो अपना इंडियन एयरफोर्स है इसने एक यूनिट स्टेबलाइज किया था जिसका नाम दिया था यूनिट फॉर डिजिटाइजेशन ऑटोमेशन एआई इन ऐप नेटवर्किंग, जिसको उड़ान बोला गया था, जिससे कि हम अपने एयरफोर्स जो इंडियन एयरफोर्स है यहाँ पे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इम्प्लीमेंट कर सकें। तो अभी इससे रिलेटेड क्या क्या कंसर्न्स या चैलेंजेस वो देख लेना। तो पहला तो है हमारे पास एक बहुत बड़ा डेटा सेट नहीं है जो जिससे कि हमारे जो युद्ध के टाइम पे ये हमें दिक्कत क्रिएट कर सकता है। इसके साथ साथ ये सपोज जो टेक्नोलॉजी है जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, जैसे हो गया कि ये ISIS हो गए या फिर जो मुजाहिदीन हो गए, इन लोगों के पास इसका एक्सेस मिल गया, या हाउती जो रिबेलियन है उनके पास हो गया, तो ये लोग इसको गलत तरीके से एक टेररिज्म के रूप में यूज कर सकते हैं। फिर इसके साथ साथ इसको अनएथिकली और लीगल कंसर्न्स भी है, जिसके इससे बहुत सारे लोग इसको नेगेटिव वे में भी यूज कर सकते हैं। तो ये सारे अभी के टाइम पे चैलेंजेस हैं। इसका वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, एक तो हमें पार्टनरशिप बिल्ड करना चाहिए जो इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग, और जो ह्यूमन और मशीन का इंटर जो फेस है इसको प्रॉपर करना चाहिए। और इसके साथ साथ हमारा जो डेटा है, डेटा के सीट पे मीन्स जो एआई का मॉडल्स है उस पर प्रॉपरली हमें ट्रेन करना चाहिए। तो ये अभी के लिए हमारा जो एआई का अपने डिफेंस में ये है। इससे रिलेटेड हमने क्या क्या चैलेंजेस है, क्या क्या इश्यूज है इसको बताया। अभी हमारा आज के लिए लास्ट टॉपिक है डीप फेक।
तो डीप फेक रिसेंटली आप जानते होंगे कि बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे वायरल होता है, क्योंकि रिसेंटली देखेंगे इलेक्शन के टाइम पे मोदी जी का, अपने पीएम मोदी जी का, ममता बनर्जी जी का, राहुल गांधी जी का, जो राहुल गांधी जी, ममता बनर्जी जी, फिर मोदी जी, इन लोगों का डीप फेक के हेल्प से कुछ डांसिंग वीडियोस काफ़ी वायरल हुए थे। तो इन सब चीज़ को देखते हुए डीप फेक्स का काफ़ी एक इशू बन गया था, जिसकी वजह से सोशल मीडिया जो इंटरमीडिएटरीज हैं इनको एक एडवाइजरी जो सेंटर ने इशू किया था। तो इस एडवाइजरी के की जो कुछ की प्रोविजंस थे इसको देख लेते हैं। तो एक तो हम पहले देख लेते हैं कि डीप फेक एग्जैक्टली होता क्या है। तो डीप फेक क्या होता है कि कोई एक वीडियो या इमेज होता है जिसको हम एआई की हेल्प से उसको एडिट करते हैं, और उसमें जो एक्चुअल पर्सन होता है उसको रिप्लेस कर देते हैं एक सेम लुक लाइक एक इमेज से, या फिर जो एक पर्सन सेम जो रियल पर्सन उससे मिलते जुलते किसी इंसान को लगा देते हैं, और एआई की हेल्प से उसको एडिट करके हम एक्चुअल पर्सन को हटा देते हैं। तो ऐसा लगता है कि वो रियल में किसी उस पर्सन का है, जिससे कि क्या होता है कि इससे काफ़ी जो प्राइवेसी है इससे रिलेटेड इश्यूज आता है। तो इसी को हम डीप फेक बोलते हैं। जैसे आप जानते होंगे कि यहाँ पे मोदी जी का और ममता बनर्जी जी का डांसिंग से रिलेटेड एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक्चुअल में मोदी जी और ममता बनर्जी जी नहीं थी, बट क्या था कि उनसे रिलेटेड एक सेम उनका लुक लाइक एक एआई का इमेज था जो उसमें वो डांस कर रहा था। तो ये हो गया हमारा डीप फेक हो गया। तो इससे रिलेटेड क्या क्या इसको कौन कौन गवर्न करता है, तो जो भी इनको जो इंटरमीडिएटरी गाइड सोशल मीडियाज हैं, जैसे हमारा फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टा हो गया, फिर यूट्यूब हो गए, इन लोगों को इंटरमीडिएट भी बोला जाता है। तो इन लोगों के प्लेटफॉर्म पे जो भी फेक ऐसे डीप फेक्स हैं, मिस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे थे, इनको कंप्लाई किया गया था आईटी रूल 2021 के थ्रू, जिनको बोला गया था कि कोई भी ऐसा कंटेंट जो मिस इन्फॉर्मेशन या डीप फेक प्रोवाइड कर रहा है उसको जब भी कोई रिपोर्ट करता है तो उसको विद इन 36 आवर्स मीन्स 36 घंटे के अंदर उसको आप अपने प्लेटफॉर्म से उसको रिमूव करिए। तो इसका ये एक तो की प्रोविजन था। तो हमने जो डीप फेक है इसका हमने मीनिंग बता दिया। तो इसमें डीप फेक में क्या होता है कि सपोज फेस उसमें सेम हो सकता है, बॉडी सेम हो सकता है, या आवाज़ सेम हो सकता है, या फिर सेम आवाज़, जैसे अभी अमिताभ बच्चन जिस टोन में बोलते हैं सेम आवाज़ में कोई एक एआई मॉडल बोले, तो उसके थ्रू भी, या फिर वैसा एक इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाए, तो इसी को हम डीप फेक इमेज बोलते हैं। और ये वर्क करता है एआई की हेल्प से, और जिसको हमें फोटोशॉप करके हम क्रिएट करते हैं एआई की हेल्प से। और इसको क्या होता है, जनरेटिव जो एडवर्सियल नेटवर्क्स होते हैं जो कि एक कंटेंट बेस्ड होते हैं, जो कि आप सीन बेस पे उसको क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कमांड। तो ये सेम वैसा एक इमेज क्रिएट कर देता है। तो जिससे क्या होता है कि वो डिस्क्रिमिनेटर इवेल्युएट्स करता है, मीन्स वो वहाँ पे होने वाला जो बनाता है उसको कमांड देता है, वही उसको इवेल्युएट करता है। तो अभी के लिए डीप फेक को हम पॉजिटिव वे में हम यूज़ करें तो हम अपने इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में यूज़ कर सकते हैं, हम अपने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे यूज़ कर सकते हैं। सपोज आपको कोई ये वेबसाइट्स है, सपोज फ्लिपकार्ट पे गए, आपको कोई शर्ट लेना है, तो वहाँ पे आप इस जो डीप फेक की हेल्प से आप अपना फोटो खींच के वहाँ पे डाल दी, तो वो क्या करेगा, आपका लुक लाइक एक इमेज बना लेगा। तो वो शर्ट ऑटोमेटिक आपको वहाँ पे ऐसा लगेगा कि आप पहने हुए, तो आप अपने आप को देख सकते हैं कि आपके ऊपर वो शर्ट कैसा लग रहा है। जैसा कि ये लेंस कार्ट पे भी ऑलरेडी इस तरीके का है। तो हम ई कॉमर्स में ला सकते हैं, कम्युनिकेशन में भी ला सकते हैं कि हम अपने सपोज हम तेलुगु बोल रहे हैं और सामने वाला बंदा हिंदी में सुनना चाह रहा है, तो एक ऐसा एआई मॉडल के थ्रू उस आवाज़ को ट्रांसलेट करेगा। तो सामने वाले को ऐसा लगेगा ही नहीं कि कोई लैंग्वेज का बैरियर है। और हमें इससे रिसर्च में भी हमें इससे हेल्प मिल सकता है, मेडिकल ट्रेनिंग में भी। तो डीप फेक का हम एक पॉजिटिव तरीके से भी यूज कर सकते हैं, बट इससे रिलेटेड कुछ कंसर्न्स भी हैं, जैसे प्राइवेसी का इश्यूज है, इसको नेगेटिव वे में यूज कर सकते हैं वुमेन्स के खिलाफ। फिर एथिकल जो चैलेंज है कि ऐसा तो नहीं है कोई डीप फेक को नेगेटिव वे में यूज कर रहा है, कोई दंगा या फिर कोई वार कराने के लिए। और इसके साथ साथ ये कहाँ से ऑथेंटिसिटी का भी बहुत सारा इशू आ जाता है, क्योंकि आज के टाइम पे सोशल मीडिया पे इतने इंफॉर्मेशन हैं।
तो इससे क्या होता है, जो उतने अवेयर नहीं है तो उसको वो रियल समझ लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि ऑथेंटिसिटी का इशू आता है। फिर इससे क्या होता है कि ट्रस्ट जो होता है वो खत्म हो जाता है, और इससे जब ट्रस्ट खत्म हो जाता है तो इसको रेगुलेशन की, ये क्या होता है, रेगुलेशन की जरूरत पड़ती है, और ना रेगुलेशन होने की वजह से ये सर आता है। तो अभी के लिए डीप फेक को कैसे हैंडल किया जाता है, एक तो आईटी एक्ट 2000 के थ्रू एक्ट किया जाता है, जिसमें कैप्चरिंग, पब्लिशिंग या ट्रांसमिटिंग होता है, जिसमें किसी पर्सन का जो है इमेज हुआ, ये किसी सोशल मीडिया पे या फिर उसके राय जो प्राइवेसी है उसको वायलेट करता है, उसके लिए हो गया। फिर कॉपीराइट एक्ट 1957 को ये वायलेट करता है। तो ये फॉरवर्ड क्या होनी चाहिए, एक तो लीगल हमें फ्रेमवर्क बनाना चाहिए, और इसको हम अपने रूल और रेगुलेशन को जो अपना करंट टेक्नोलॉजी है उसके अकॉर्डिंग कंप्लायंस करना चाहिए, और एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड सेट करना चाहिए। जैसे कि अभी रिसेंटली यूट्यूब ने क्या किया था कि कोई भी क्रिएटर है वीडियो अपलोड कर रहा है, तो वहाँ पे बोला गया है, वहाँ पे एक ऑप्शन दिया है कि पूछता है कि आप ऐसा तो नहीं है इस वीडियो को, जो भी आप वीडियो अपलोड कर रहे हैं उस वीडियो को आपने एआई टूल की हेल्प से बनाया है। तो जिससे यूट्यूब को भी पता चलेगा कि यह एआई जनरेटेड है या फिर ये एक्चुअल वीडियोस है। तो और इसके साथ साथ हमें जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स हैं एआई से रिलेटेड, उस पर हमें प्रॉपरली इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे कि हम इस इंडस्ट्री में काफ़ी एक अच्छा पॉजिटिव वे में रोल निभा सकें। तो अभी के लिए हम यहीं पे अपना लेक्चर रोकते हैं, और हमारे पढ़ाने से रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट करिए, हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ के हमसे पूछ सकते हैं डायरेक्टली। और इस एक वीडियो लाने के लिए बहुत हेल्प मेहनत लगता है, तो प्लीज़ लाइक करें और कम लाइक करें और सब्सक्राइब करें, इन दोस्तों के साथ शेयर करें। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है अगला वीडियो लाइक लेकर आने के लिए। तो थैंक यू फॉर द वॉचिंग, प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब।